नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर की नई वीडियो में। और ये केरल सीरीज का आखिरी वीडियो है क्योंकि इसके बाद केरल सीरीज खत्म होने वाली है। और आज हम लोग जा रहे हैं कोवलम बीच। यह बीच केरल ही नहीं पूरे देश के सबसे खूबसूरत समंदर किनारों में इसकी गिनती होती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर कोवलम बीच है। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था वर्काला बीच। वर्काला बीच और कोवलम बीच दोनों आसपास ही हैं, लेकिन दोनों की खूबसूरती में भी काफ़ी अंतर है। जहां वर्काला बीच पर फॉरेन के टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा होती है, वहीं कोवलम बीच पर फॉरेन के साथ साथ देसी पर्यटक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन दोनों बीच की गिनती देश के सबसे साफ सुथरी बीच में भी होती है, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी यहाँ काफ़ी फैसिलिटी दी गई है। अगर बात करें केरल के इन दो बीचों की, तो यहाँ की सुबह और शाम बेहद आकर्षक होती है। यहाँ आने वाले पर्यटक, खासकर अगर हम विदेशी पर्यटकों की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इसकी एक वजह और भी है कि केरल के ये दोनों बीच काफ़ी शांत और सुकून भरे हैं। अगर आप गोवा के बीच से इसकी तुलना करेंगे तो वहाँ काफ़ी क्राउड होती है, जबकि यहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप शांति से कुछ पल यहाँ बिता सकते हैं। तो आपको मैं लेकर आया हूँ कोवलम बीच पर, और देखिए किस तरह से लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं और जमकर एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इस बीच तक पहुँचने की बात करें तो आपको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से आप टैक्सी या पब्लिक व्हीकल से भी पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो करीब 75 रुपये किराया है, जबकि कार से 1200 से लेकर 2000 रुपये तक आप से ले सकते हैं। वहीं यहाँ ठहरने की भी काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था है। इस बीच की एक और ख़ासियत ये है कि कोवलम और वर्काला बीच के ठीक दूसरी तरफ पहाड़ है और उसके ठीक सामने बीच है। इससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोपहर के वक्त में पर्यटक ठीक सामने एक लाइन से जितने होटल हैं वहाँ आराम करते हैं और शाम होते ही इस बीच पर पहुँच जाते हैं। तो चलिए हम लोग भी सैर करते हैं बीच की। हाय, हेलो। अभी हम हैं कोवलम बीच पर और यहाँ सनसेट हो रहा है। पिछले 4 घंटे से हम यहाँ हैं। दोपहर में धूप बहुत ही ज़्यादा थी, बट अभी मौसम अच्छा हो गया है। पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी लोग नहा रहे हैं और सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक फुल सर्कल उस बीच का, मैं और मेरे पीछे शाही जी हैं। बहुत ही ये शानदार बीच है, खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत कर सकते हैं ये बीच है। कहा जाता है कि केरल का ये सबसे खूबसूरत बीच है, से जहाँ पर हम लोग हैं और जहाँ का लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। तो जब अब भी आपको मौका मिले केरल के इस खूबसूरत बीच पर आप जरूर आए। बाय बाय।
कोवलम बीच का ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत सी जगह है। यहाँ से आप को बीच का दूसरा हिस्सा अच्छे से दिख जाता है और यहीं से आपको समंदर में कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो यह देखिए अब सूर्यास्त होने वाला है और जैसे जैसे सूरज आसमान के नीचे होता जाएगा उतनी ही समंदर किनारे की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ये बोटिंग ये हैं जो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तहत काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। तो ये कोवलम बीच की खूबसूरती आप देख रहे हैं और इसका तट भी काफ़ी लंबा है। आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए करीब 2 घंटे का समय लग सकता है। तो ये देखिए कोवलम बीच ट्रैवलिंग लवर आपको दिखा रहा है। बेहद खूबसूरत बीच। मैंने अब तक देश के कई बीच को देखा है लेकिन वर्काला और कोवलम बीच की खूबसूरती मुझे कहीं नज़र नहीं आई। इतनी खूबसूरत और इतना शांत कि लगता है घंटों तक इसके किनारे पर बैठा रहूं और यहीं कुछ दिन बिताऊं। सफ़र का 10वां दिन। हम अभी तिरुवनंतपुरम के सबसे प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की एक झलक आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ इस मंदिर में पूरे देश में यह जो मंदिर है काफ़ी मशहूर है। इसमें भगवान विष्णु शयन मुद्रा में जो है उनकी प्रतिमा है। जो पूरी प्रतिमा जो है वो सोने की है और पूरी देश से यहाँ श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के बाहर में ही आपको अपने कपड़ों को रख देना होगा। इसके बाद यहाँ से पूजा सामग्री लेकर और फिर मंदिर परिसर में ही दिए हुए धोती कुर्ता साउथ इंडियन स्टाइल में पहनकर आपको मंदिर में एंट्री लेनी है। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो सिर्फ बाहरी परिसर को आपको दिखा रहा हूँ। यह साउथ का ही नहीं पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में इसकी गिनती होती है और भगवान विष्णु के श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो और इस मंदिर के ठीक बगल में यहाँ के राजा का आवास हुआ करता था, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। अभी हम हैं कन्याकुमारी में। भारत का आखिरी छोर कन्याकुमारी। और आज कल शाम हम यहाँ पहुँचे थे। रात भर के आराम के बाद हम सुबह कन्याकुमारी बीच पर पहुँचे हैं, पर हाई टाइड्स होने की वजह से आज कन्याकुमारी बीच बंद है। ना ही हम पीछे जो आपको वो टेम्पल जो दिख रहा है विवेकानंद का टेम्पल है। कहा जाता है कि यहीं से उन्होंने जो है वो समंदर में छलांग लगा दी थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने साधना की। और उसके ठीक बगल में जो है दक्षिण भारत के खासकर तमिलनाडु तिरुवल्लुवर की बड़ी सी प्रतिमा है, लेकिन आज हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि हाई टाइड की वजह से स्टीमर का जाना बंद है, उसका अलाउ नहीं है। तो अभी हम लोग इधर ही घूमेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि अगर रास्ता खुलता है, टाइड्स कम होते हैं तो हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे विवेकानंद आइलैंड पे। तब तक इंतज़ार करते हैं। यह देखिए आपको ठीक सामने दिख रहा है स्वामी विवेकानंद के जो मंदिर है और ठीक उसके दूसरी तरफ दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर की बड़ी सी प्रतिमा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन आज स्टीमर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि समंदर की लहरें काफ़ी तेज है
और यहाँ आज स्टीमर की सेवा इस वजह से बंद कर दी गई है। तो ट्रैवलिंग लवर इस बार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। आप दर्शकों को वहाँ तक जाने का जो एडवेंचर है वो नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि करीब 3 साल पहले मैं एक बार कन्याकुमारी आ चुका हूँ और वहाँ स्टीमर से वहाँ तक पहुँचा था। तो करीब 60 रुपये की टिकट लगती है और वहाँ से आप स्टीमर लेते हैं और ठीक सामने जो आपको स्वामी विवेकानंद स्मारक दिख रहा है और संत तिरुवल्लुवर का जो प्रतिमा है वहाँ तक पर्यटक जाते हैं और दोनों जगह को घूमते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि समंदर की लहरें काफ़ी तेज है और अलर्ट किया गया है। नाविकों को भी समंदर में जाने से मना कर दिया गया है। इस वजह से ये जो स्टीमर आप देख रहे हैं इसे आज बंद किया गया है। इसी स्टीमर से पर्यटक वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ सैर करते हैं। कन्याकुमारी ही वो जगह है जहाँ 3 समंदर आकर मिलते हैं और यहाँ तीनों का संगम है। पूरब से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण से हिंद महासागर और पश्चिम से प्रशांत महासागर, ये तीनों आकर यहाँ पर मिलती है और यहाँ संगम होता है। इस वजह से भी कन्याकुमारी काफ़ी महत्वपूर्ण और खास है। यहाँ आने वाले लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए और इन चट्टानों के पास के बारे में ही कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद यहीं से तैरकर जहां स्मारक बना हुआ है वहां तक पहुंचे थे। इसी वजह से वहां पर उन्होंने साधना की थी और वहीं पर स्मारक का निर्माण कराया गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ कुछ देर रहने के बाद यहाँ से वापस निकल पड़ेंगे हैदराबाद के लिए। तो केरल सीरीज का यह अंतिम वीडियो है और यहाँ से अब हम लोग सीधे निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। लेकिन पहले हम लोग मदुरई जाएंगे और मदुरई से फिर हैदराबाद पहुँचेंगे। तो ये रास्ता देखिए, बेहतरीन खूबसूरत रास्ता है। NH44 है ये, जो कि देश की सबसे लंबी हाईवे है। यह कन्याकुमारी से श्रीनगर को जोड़ती है। अब ये देखिए ठीक बाहर आपको पवन चक्कियां दिख रही है। हवा काफ़ी तेज है क्योंकि समंदर का किनारे वाला ये इलाका है। और यहाँ से अब हम लोग सीधे मदुरई के लिए निकलेंगे और अपनी अभी प्लानिंग है कि मदुरई में मीनाक्षी नटराजन का जो भव्य मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे। लेकिन दर्शन हो पाएगा या नहीं यह तो अभी निश्चित नहीं है। और सफ़र का 12वां दिन है। मदुरई में हम हैं। मदुरई से बेंगलोर निकल रहे हैं और यहीं पर सफ़र ख़त्म हो रहा है। बेंगलोर के से होते हुए हैदराबाद हम पहुंचेंगे। हैदराबाद रविवार को शाम तक पहुंचने का इरादा है, ये हमने सोचा है। अब देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। पर मदुरई से जो 12 दिनों का जो सफ़र था, जिसमें केरल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कई सारे शहरों से होते हुए हम मदुरई पहुँचे और मदुरई में आज सफ़र का अंत हो रहा है। साई जी कुछ आप भी बताएं सफ़र के बारे में। मैं तो कहूँगा सफ़र का कभी अंत नहीं होता है, बस सफ़र यूं ही चलता रहता है। उसके एक पड़ाव का आज खात्मा हो रहा है। इसके बाद फिर जो है हम लोग आज सुबह ही निकलना था, लेकिन हम लोग 3 घंटे देर हैं क्योंकि काफ़ी थके हुए थे तो सो गए थे। चलिए कोई बात नहीं, फिर चलते हैं राइड पर यहाँ से बेंगलोर और फिर मिलते हैं बेंगलोर। तब तक टाटा।